विज्ञान के विषय का व्यवस्थित ज्ञान सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तय का सुव्यवस्थित ज्ञान व्यवस्थित ज्ञान कहलाता है। के जनक अरस्तु को माना जाता है। व्यवस्थित ज्ञान क्या है? व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। जनक कौन है? अरस्तु। ज्ञान के जनक कौन है? विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चलिए, ज्ञान, ठीक है, ज्यादा ज्ञानी मत बनिए, लेकिन ज्ञान के प्रति प्रेम जरूर रखिए। ज्ञान के प्रति प्रेम जरूर रखिए। वैज्ञानिक मत बनिए, लेकिन प्रयोग करते रहिए। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत कीजिए, लेकिन ऑब्जर्वेशन जरूर करते रहिए। ये सब विद्यार्थी के लक्षण होने नहीं। बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने के चक्कर में आध्यात्म क्यों जाता है? नहीं, तो ऐसा नहीं कि आध्यात्म क्यों गए या रॉकेट साइंस की तरफ मुड़ गए। नहीं, रॉकेट साइंस पे अतिरिक्त जानकारी बेकार का एकत्र कर रहे हैं। अभी एज में है, एकदम बी प्रोफेशनल कि हमें ये 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर लेना है, कमांड कर लेना। जहां भी जैसे भी आप हमें कहिएगा, हम आपके साथ हमेशा, एक बार 2 बार 3 4 बार, जितना बार कहिए उतना बार, लेकिन वो चीज कटिबद्धता रहनी चाहिए कि हम उसको सुधार लें। तो हर माध्यम है, रोज आपको वीडियो भी जाता है, हम कहीं भी रहे, लेकिन रोज हम 50 तथ्य कम से कम आपको पढ़ा देते हैं, धारणा दे देते हैं। नहीं तो एक नई श्रृंखला में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी भेजता रहता हूँ, ठीक है कि नहीं। अब पीपीटी मॉडल वाले लोग हमारे एक्सपर्ट हो गए हैं बनाने में, तो अब आपको फटाफट जाने लगता है। पहले से ही मैं सोच रहा था, अभी भी थोड़ी सी साउंड की समस्याएं आती हैं। अब क्या कारण है वो समझ में आती है। हाईटेक का साउंड बॉक्स है होता है, क्या है, अब तो देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। यहाँ तो ठीक है, लेकिन लगता है कि कुछ तकनीकी फैक्टर हो सकता है। ज्ञान से जुड़ा हुआ चीज, तो तकनीकी कमजोरियां तो उभर कर कभी कभी। चलिए खैर, आ जाइए। क्या बात है अवधेश जी, बहुत उदास है यार, अच्छे हैं। टोपी मार दिया, हमको धो दिया है कि नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं है। हाँ, तो मैं बता रहा था, बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि हम लोग विज्ञान को 3 भागों में बांट कर पढ़ते, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिएगा, विज्ञान के 3 भाग हैं। विज्ञान के 3 भाग हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तेजी से लिखिए, तेजी से। ये जनक कौन? न्यूटन या आइंस्टीन। ये फिजिक्स में न्यूटन और आइंस्टीन के नियम भरे पड़े। न्यूटन का कुछ ज्यादा है। उस दिन हीट भी पढ़ा रहे थे तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बताए थे। न्यूटन के गति का नियम है। हर क्षेत्र में न्यूटन ने कोई ना कोई एक नियम जरूर दिया है। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो किसी स्थिति में नहीं भूलेंगे, लेकिन आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष के सिद्धांत के कारण नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। याद रखिएगा, कभी कभी इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। किस कारण से आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला? किस कारण से मिला था? किस कारण से मिला था?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिला था। फिलहाल तो अभी हम लोग मूल बिंदु में आइए, फिजिक्स, और इसके जनक न्यूटन या आइंस्टीन है। और फिजिक्स क्या करता है? तो फिजिक्स आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। प्राचीन काल में फिजिक्स आपके समक्ष नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मानव का विकास होता गया, फिजिक्स की भूमिका हमारे जीवन में बढ़, अब तो फिजिक्स मानव जीवन प्रभावित कर नहीं। आप कहीं भी होते हो, हम कहीं भी होते हो, हम आपसे जुड़े हुए होते। ये फिजिक्स का ही तो कमाल है। क्या कमाल नहीं है? बायोलॉजी का कमाल नहीं है, ये फिजिक्स का कमाल है। इसी क्रम में फिजिक्स आप पढ़े ही हैं, लाइट को पढ़े हैं, हीट को पढ़े हैं, साउंड जो सबसे महत्वपूर्ण है। मॉडर्न फिजिक्स का भी हम समय पे आपके समक्ष कक्षा लेते रहे हैं। इसका तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह सब हैं, स्पेस है, एटॉमिक साल आवृत्ति रहेगी, वो सब रहता है। लेकिन ये सब एप्लीकेशंस के पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोलर एनर्जी का से जुड़ा हुआ सूर्योदय योजना, मैं सिलिकॉन चिप्स के विषय में बता रहा था, और सोलर प्लेट में सिलिकॉन चिप्स ही लगा होता है। तो कई बार फिजिक्स में केमिस्ट्री का भी उपयोग, या यूँ कहिए कि केमिस्ट्री में फिजिक्स का भी उपयोग। इसी जगह की परिचर्चा हो रही थी, बंगलोर की परिचर्चा हो रही थी, और सिलिकॉन, इंडिया का सिलिकॉन सिटी कौन है? बंगलोर है, जहाँ उसको ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। और विश्व का ग्रेनाइट सिटी कौन है? वेरी गुड, कौन बोले? वेरी गुड, एवरडीन। कहाँ गायब हो जाते हैं श्रीमान? मैं तो आपको रोज, आप तो गायब हो जाते हैं। सर आप ही गायब रहते, कहा जाता है, रोज आपसे जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, सब में। अच्छा, गुड इवनिंग करें, गुड इवनिंग में शुरू करें, एक तो गुड आफ्टरनून भी शुरू हो जाए। ओके, ठीक है, मूल में आ जाइए। हाँ तो अच्छा, जो जिस समय में होता है समय में होता है, बात समझा। सुबह के सत्र में ही वो चीज तैयार होता है, शाम वाला अलग होता है। आप कहिएगा तो सर एक आफ्टरनून वाला भी शुरू हो जाएगा। मूल बिंदु पे आइए। इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपके समक्ष यह बताया कि केमिस्ट्री, पदार्थ के गुण संगठन, कनक, लाबोजियन। अभी थोड़ा सा पृष्ठ तैयार कर देते हैं। केमिस्ट्री में कनक कौन है? लाबोजियर, 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 लाबोजियर। है लाबो, किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का, के गुण संगठन इत्यादि का। बायोलॉजी अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त किए हैं, इसलिए कुछ नहीं भी बताएंगे तो भी। और इसका ध्यान रखिएगा कि इसका टेस्ट हम लेते रहेंगे। आपको कहे भी थे, लिए भी है, कुछ और बच गया है, वो चलता रहेगा। रिवीज ऐसे भी मैं कहा हूँ कि जो सब्जेक्ट जो पढ़ लिया, अभी भी मैंने किसी कहा कि ये मत देखो कि 10 चैप्टर नहीं हो, ये देखो कि 100 चैप्टर जो पढ़े हो, 50 चैप्टर जो पढ़े हो, वो कितना कमांडिंग पोजीशन, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या होता है कि उसमें भी त्रुटि, साम्राज्य का विस्तार कर लिए, वो तो रोज नई चीजें हैं, रोज उभर कर आती है कि नहीं आती है। करेंट और मिसलेनियस एक ऐसा फैक्टर है। अभी बजट शुरू, अंतरिम बजट 4 महीने के लिए प्रस्तुत किए गए, 10 तथ्य आ गया कि नहीं? रोज कुछ ना कुछ ठीक है आ ही जाएगा, क्योंकि ज्ञान क्या अनंत है। अभी क्या कहा मैंने? ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना चाहिए, लेकिन ज्ञान के प्रति प्रेम जरूर रखो। अपने नॉलेज का अपग्रेडेशन आप अवश्य करते रहे। कुल में आइए, बायोलॉजी के जनक बाबू अरस्तु। क्या यहाँ तक तैयार? अब लिखेंगे बायोलॉजी। अब क्या लिखेंगे? बायोलॉजी। वो भाग है इसके, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी। इसमें कहते हैं इसको जंतु। समझते ही होंगे सब लोग, नहीं समझते हैं तो लिख लीजिए। बॉटनी, आलोक टेस्ट नहीं दिया था, पर रह जाता है। राजा बाबू कल आया था, 40 बैठ के ही बोल सकते।
40, वाह, 68, है। बॉटनी, बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधे का। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? वेरी गुड, अरस्तु। पेड़ पौधे के जनक, बॉटनी के जनक है थियोप्रेस्टस। सेंट्रल एसएससी में बराबर पूछ, सब जगह पूछता है। क्यों? प्रेस्टस, याद रखिएगा, थियोप्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोप्रेस्टस। टिक लगाइए उस पर, टिक लगाइए। अब आइए, ये तो दो भाग है। पायो प्लस लोगस। पायो प्लस लोगस में किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, जीवन का, वेरी गुड। सजीव का, गुड। सजीव का अध्ययन करते, सजीव प्लस मीन्स अध्ययन, तो जहां पे वो लिखे हो बायोलॉजी वहां लिख दो सजीव का अध्ययन। सजीव का अध्ययन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जाई, फौजाई, फौजाई नहीं, फौजाई भी तो सजीव है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, पेड़ पौधा, जंतु, जंतु। नीचे नोट में लिख, नीचे नोट में लिखोगे, अरे बैक्टीरिया, फंजाई, ये हो गया। एक सजीव और निर्जीव की बीच कड़ी है जो आपकी परीक्षा में पूछी, और उसका नाम है वायरस। का नाम है, जैसे तुम लोग के बीच वायरस कौन है? अपने कहता है सर मैं हूं भाई, ठीक है कि नहीं? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, वायरस, वायरस, वायरस। एक वायरस ने क्या किया? 21 मार्च को 2020, याद करने से भी तिरहन होने लगी। जैसे हम लोग घर के अंदर बंद हो गए, ठीक है कि नहीं? आप लोग 10-20 साल के बाद अपने नेक्स्ट जनरेशन को जब यह बात बताइएगा, कहेगा डैडी वास्तव में क्या हुआ था, 2 साल तक घर से नहीं निकले। नहीं, तो सच्ची मुच्ची, है ना? ऐसे होता है ना। ऐसा कोई बीमारी आज तक नहीं आया था जिसमें, जिसके कारण लोग घर में इतने लंबे समय तक बंद कर था। प्लेग हुआ, सब होता था, लेकिन वो सब 5-10 दिन के लिए होता था। लेकिन कई महीनों तक हम लोग घर के अंदर, हम, मैं तो नहीं, चूंकि कर्तव्यों में भी जुटा हुआ था, लेकिन आम लोगों को बंद रखा गया, है कि नहीं? चलिए खैर, देखिए सजीव और निर्जीव की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को कहा जाता है। वायरस को कहा जाता है, ठीक है? वायरस ऐसे बाहर रहेगा हमारे कलम पर, जीव, और तुम्हारे माथे पर, देख रही है उसका माथा, ये तुम्हारे माथा पे भी, इसके शरीर में आ गया, नहीं कहते हैं कि इसको हम लोग कर दे सैनिटाइज, क्यों कहते थे? क्योंकि जब तक वो बाहर है, यहाँ है, वो क्या है? निर्जीव है। लेकिन जैसे ही वो स्पर्श में आ गया, तो उसका रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, मल्टीपल रिप्रोडक्शन होता है, जिससे कि वायरस बीमारी बहुत तेजी से क्या, क्यों फैलता है? इसलिए फैलता है कि इसका रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बहुत तेज है। जब शरीर से जुड़ता है तो ये तेज है, इसीलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कहते हैं। अब समझ में आ गया कि लिविंग नॉन लिविंग क्यों है? बाहर रहा तो, शरीर में आया तो, लिख देंगे। या बाहर रहता है तो, या बाहर रहता है तो सजीव,
सॉरी बाहर रहता है तो निर्जीव। लेकिन लेकिन जब कोशिका के अंदर आता है, लेकिन जब कोशिका के अंदर आता है, कोशिका के अंदर आता है, कोशिका के अंदर आता है तो, कोशिका के अंदर आता है तो सजीव हो, सजीव हो जाता है, सजीव हो जाता है। याद रखिए, ठीक है। अब आइए, सजीव के और क्या लक्षण होते हैं? रिप्रोडक्शन ही सजीव का लक्षण नहीं है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, जो सेल स्ट्रक्चर है, ये सब आपके उसके एडेप्टेशन है, अनुकूलनशीलता। कि जैसे चारा आया तो कैसे पहचान में नहीं आया, तब ना हम भुला गए इसको, इतना ना मुंह बांध के रखता होगा नहीं कि अब खासा खुला, कल थोड़ा और खुलेगा, जैसे जैसे धूप खिलेगा वैसे वैसे आप लोग खिलिएगा, ठीक है। नहीं तो कैसे रहता था, केवल आंख दिखाई देती थी। तो ये क्या है, एडेप्टेशन। दो में एडेप्टेशन बहुत तेज होता है, एक बर्ड में, पक्षी में, जिसके अध्ययन को ओरिंथोलॉजी कहते हैं, और एक मनुष्य यदि हो तो, ठीक है कि नहीं। आती है कि यदि मनुष्य, तो भी यही बात कहेंगे कि यदि मनुष्य हो तो, लक्षण तो नहीं है, लक्षण सब लक्षण बायोलॉजिकल लक्षण है, लेकिन और जो लक्षण है वो इसमें नहीं है। बायोलॉजिकल लक्षण तो है कि सजीव है, नहीं सब कुछ है। अब हमने कहा कि एडेप्टेशन दो में ही होता है। अब जो जूलॉजी ऑनर्स पढ़े होंगे, कोई है जूलॉजी ऑनर्स? जूलॉजी ऑनर्स है, तुम पढ़ी होगी फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, कहाँ से पढ़े? हम लोग तो दुग्गी पढ़े हैं सर, दुग्गी, खैर जो भी है। हाँ हाँ, एक टॉपिक है ग्रेजुएशन में, ऑनर्स में, फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ बर्ड, पूरा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ईयर में। जूलॉजी हो, कौन है जूलॉजी? हाँ, अरे वाह, देखो इतना सबका जो है सो हौसला बुलंद हो गया कि इसमें सर नहीं पूछिए, अभी तक सब चुप, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर ठीक है। तो दो में फ्लाइट, दो में एडेप्टेशन क्या है, अनुकूलनशीलता सबसे अधिक होती है मनुष्य में। और तो हम लोग को देखते हो, हम लोग को अंटार्कटिका में भी, बर्फों यांस के में भी बैठा दीजिएगा तो एडजस्ट कर जाएंगे, नहीं। और अल्जीरिया जो सबसे गर्म स्थान है, वहां भी भेज दीजिएगा तो और सबसे ज्यादा पानी वाला, पानी बरसने वाला क्षेत्र, मॉइस्चर क्षेत्र, पांसी नाम सोहरा में भी एडजस्ट कर जाएंगे कि नहीं। और चिली में भी एडजस्ट कर जाएंगे, जो क्षेत्र है। मतलब हम लोग में एडेप्टेशन क्या है, बहुत अधिक है। इसी तरह से जैसे बर्ड में होता है, जैसे बर्ड में होता है। याद रखिए, पक्षी से बहुत कुछ सीख, एक पंख काट भी दीजिएगा तो उड़ना नहीं छोड़। ये पक्षी क्या है, ना सिखाता है। देखिए कितनी ऊंचाई तक, अनंत ऊंचाई तक तुम है कि हमेशा पक्षी की तरह अनंत तक। साल ये डायलॉग वाली कक्षा नहीं है, ये बायोलॉजी की, लेकिन ये सब भी कक्षा का एक जो शिक्षक होते हैं, कंप्लीट शिक्षक होते हैं, वो न सिर्फ फॉर्मल नॉलेज की बातें करते हैं, कि बल्कि साथ में बहुत सारी कॉमन नॉलेज तो आपके जीवन से जुड़ी है, वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो दो बातें लिख देंगे। लेखनीय की सजीव में, लेखनीय की सजीव में प्रजनन, प्रजनन, जनन, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, का संरचना, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है बोलो, मेटाबॉलिज्म क्या मतलब? पढ़ी हो तुम भी फिजियोलॉजी ना, आप भी थे ना, बोलिए मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब?
आएंगे आप पटक हिस्टोलॉजी है लाइन पर है वो। आलोक कहिए मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? कहाँ गए श्रीमान? मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? मैं यदि पूछ कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बंद कर लो। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? ये कुछ नहीं, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? हद कर। एक तो आजकल बहुत बेसिक चीजें परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है कि नहीं? आजकल परीक्षा में बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है, याद रखिएगा, लिख देंगे। देखिए नोट, मेटाबॉलिज्म, 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 ठीक है? मेटाबॉलिज्म कहते हैं केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी known as मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी known as मेटाबॉलिज्म। और चौथा लिख देंगे एडेप्टेशन, 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 ठीक है? उसको याद रखने का प्रयास करिएगा, परीक्षा के दृष्टि से यह सब काफी महत्वपूर्ण है जिस पर आपको नजर रखनी। ये सजीव के लक्षण है। किसके लक्षण है? सजीव के लक्षण, ठीक है कि नहीं? तो यही है आपका बायोलॉजी का बेसिक्स। अब आइए कि बायोलॉजी में पढ़ना क्या है। अब तो समझ में आ गया ना विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है। हमारी पहले तो सबसे पहले यही पढ़ाते हैं कि है क्या, क्या है और क्या क्या है और क्या पढ़ना है। ये पढ़ लिए ना, अब पढ़ना है क्या पढ़ना है। पढ़ना क्या है बाबू? पढ़ना है बायोलॉजी में, पढ़ना है सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर के विषय, साइटोलॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से चलिए बायोलॉजी में। रणनीति, सबसे पहले पढ़िए कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना, ठीक है? दूसरा, दूसरा में पढ़िएगा कोशिका की संरचना जिसको हम लोग साइटोलॉजी का, कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और जब साइटोलॉजी पढ़िएगा तो दूसरा पार्ट से हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी, ठीक है? एकदम बेसिक चैप्टर है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन इसको तो पढ़ना चाहिए। किसको? साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी को, इस दोनों को अच्छे से आज से कल तक हम लोग इसको मास्टर पर मास्टरी कर लेंगे। इसके बाद आपका आता है, जब ये पार्ट्स पढ़ लीजिए तो दो सिस्टम एकदम रट के रहना चाहिए, और वो है आपका डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है किसी न किसी रूप में। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूट्रिशन और डिजीज, यदि ये 4 चैप्टर आपके कमांड में आ जाता है तो 70% बायोलॉजी आपके कमांड में। तो बेसिक है तो ये तो एक आध ही पूछता है, लेकिन बेसिक है, इसके बिना हम सीधे नहीं जा सकते। तो ये सुपर फास्ट बैच तो है नहीं, बिल्कुल फाउंडेशन है, तो एकदम आराम से उसको देखेंगे। और तीसरा आपका तब आता है
न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन पढ़ लो तब डाइजेस्टिव पढ़ने में मजा आएगा। और तीसरा आता है, अब यहां से शुरू होता है तीसरा, पहले डिजीज पढ़ लेंगे, डिजीज पढ़ लेंगे, ठीक है। डिजीज हो जाएगा, जैसे ही डिजीज हो जाएगा तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा कि 3 से 5 प्रश्न हमारा, कि 10 क्वेश्चन आ रहा है, से 5 प्रश्न हमारा पढ़ने की स्थिति में आ गया। तब जब उसको रिवीजन करके रखिएगा, तब ऐसा तो है नहीं कि अभी जैसे पूछे मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब, फिजिकल रिएक्शन इन बॉडी, केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, इकोनॉमिकल रिएक्शन इन बॉडी, साइकोलॉजिकल रिएक्शन इन बॉडी, ऑल ऑफ द एबव। बोलेगा कि ऑल ऑफ द एबव, सभी तरह की प्रतिक्रिया हो सकती, क्या कैसे होगी, ठीक है। इसीलिए जब वो डाइजेशन कहा तो मैं कहा कि थोड़ा सा सही है, क्योंकि डाइजेशन में भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है, क्या कि नहीं। तो मैंने कहा कि नहीं, इसका कुछ हाव पकड़ में आ रहा है। एक्यूरेट तो नहीं था, एक्यूरेट क्या है, इस शरीर के भीतर जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, तो मेटाबॉलिज्म का। इसके 2 भाग होते हैं, एक एनाबॉलिज्म का कैटाबॉलिज्म। तुम आई थी इतना बड़ा, हम भी इतना ही बढ़ाया था, सब लोग इतना बढ़ाया था, लेकिन एनाबॉलिज्म के माध्यम से, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से क्या हो गए हम लोग, हट्टे कट्टे हो गए, तुमको छोड़ करके हमारा बीच में डीजेनरेशन हो गया, ठीक है कि नहीं। टिश्यू सब भूल गया कि ग्रो भी करना है, विभिन्न टिश्यू भूल गया इसको देख करके ग्रो भी करना है। खैर चलिए, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस कड़ी में केमिकल रिएक्शन हुआ तब एनाबॉलिज्म होता है, और कैटाबॉलिज्म भी होता है, ठीक है। उसका उल्टा क्या हुआ, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है निर्माण की प्रक्रिया, और कैटाबॉलिज्म होता है टूटने की प्रक्रिया। आप देखते हैं हम लोग, आज आप देखिएगा कि 100 किलो का कोई 100 वर्ष का जब हो जाता है तो हो जाता है 30, हो रहा है कि नहीं हो रहा। वृद्ध आदमी को देखिए कि उसको, उनको 20 साल 25 साल पहले देखिए एकदम हट्टा कट्ठा लंबा, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे कहते हैं कि नहीं, शरीर का वो विनष्ट नहीं होता है, नहीं, वो एकदम होता है, ठीक है। कैसे होता है सो देख लो, 100 किलो का कोई व्यक्ति का शरीर का ही क्षय होता है ना, कि टूट जाता है एकदम। 100 वर्ष का कोई भी महिला या पुरुष हो गया उस सिकुड़ा हुआ अवस्था में, जबकि वो जवानी की अवस्था में क्या रहेगा, 6 फीट का 5.5 फीट का रहेगा, बिल्कुल हट्टा कट्ठा वजन होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, का भी क्षय शरीर में। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इस दोनों के मिश्रित को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। ध्यान करके, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये 3 चैप्टर के कमांड के बाद आप आ जाएंगे सिस्टम में, और सिस्टम में सबसे पहले 2 सिस्टम को एकदम रट के रखना है, रखिएगा तो आगे बढ़िएगा। नहीं, हम लोग के जमाने में यदि कोई लड़की टॉप कर जाती थी तो हम लोग जो है सो खाना पीना छोड़ देते हैं, हमारा सबके रहित लड़की टॉप कर जाए। तुम लोग ऐसा लेल्हा बकलोल है, ठीक है कि नहीं, कि लड़की टॉप के हैं तो क्या हुआ सर, ठीक है। अब राज, महिला राज आ गया तो क्या हुआ सर, कर गई तो कर गई, नहीं, ये होने नहीं देना है, ठीक है। लगता, हाँ, ये लगता है थोड़ा सा दुखी, लगता है अगले बार टॉप करेगा, ठीक है कि नहीं। वो चीज, वो तो भर रहे हैं चुनौती देने, ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम तुमको कह रहे हैं कि तुम चालू हो जाओ, तुम्हारे अंदर अंदर का जो वो है थोड़ा सा ग्रो होना चाहिए, कि नहीं हमको अच्छे से रिवीजन करना है, रेगुलर पढ़िएगा। यदि इसमें से 10 बच्ची अच्छा परफॉर्मेंस करे या कोई बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका तो लगातार पढ़ रहा है, यहाँ के साथ साथ वो घर पे भी लगातार रिवीजन कर रहा है, वो काम कर रहा है, सिर्फ क्लास करके छोड़ दे नहीं रहा है, ठीक है कि नहीं। इसको थोड़ा सा अमल में लाइएगा, क्या लाइएगा, टेस्ट देते हैं, कितना लाए थे, 30, तो बहुत है, ये 70 आ सकता है, 50 ला ले आए तो थोड़ा मारिए रिवीजन थोड़ा ढंग से जा करके। अब तो ठंडा उंडा भी कम हो गया, अब क्या दिक्कत है, ठीक है कि नहीं। तो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, ठीक है कि नहीं। और यही समय होता है पढ़ाई का सबसे अच्छा समय, क्योंकि इस समय में बहुत एक 2-3 दिनों के बाद तो वो भी खत्म हो जाएगा थोड़ा सा,
ठीक है कि नहीं? तो थोड़ा सा बल दीजिए कि अभी हम इस 1 डेढ़ महीना में अच्छे से उन चीज़ कर लें, क्योंकि फिर गर्मी आ जाएगी, फिर पसीना बहेगा तो तकलीफ में रहिएगा, ठंडा में भी तकलीफ, वर्षा में भी तकलीफ, तकलीफ जीवन में ही है। भारत तो भौगोलिक विविधता वाले देश है, हालांकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। एक ही राज्य ऐसा है जहाँ शीतोष्ण और उष्ण दोनों है, कहाँ? सिक्किम। वहाँ शीतोष्ण ज्यादा है उष्णता के तुलना में। मूल में आइए, भारत का पहला जैविक राज्य है, भूलिएगा नहीं। वहाँ राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण भी है कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी से जोड़ देना। ठीक है, 1 फैमिली 1 नौकरी। मूल में आइए, हालांकि बहुत खराब स्टेट है, इतना खूबसूरत स्टेट होने के बाद भी टूरिज्म कल्चर विकसित नहीं हो पाए। ठीक है, लोग बड़े झगड़ालू स्वभाव के हैं वहाँ। ठीक है, मेरा बहुत अच्छा इंप्रेशन उस राज्य के प्रति, जैसे यूपी के प्रति है, उत्तराखंड के प्रति है, हिमाचल के प्रति। वहाँ के लोग बड़े शांत और सहयोग देने वाले लोग हैं। ठीक है कि नहीं? वहाँ महिलाएं भी अकेले जा सकती, अकेले घूम के आ सकती, कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन सिक्किम वगैरह में आपको की कठिनाई आप देखना पड़ेगा, बहुत सारे बिंदु। मूल बिंदु पे आइए फिलहाल। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सिस्टम में 2 सिस्टम कमांड कर, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। सिस्टम में 2 सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है। पहला लिखो डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव लिखिए ना, डाइजेस्टिव। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। याद आइए, लिखिए परिवहन तंत्र, परिवहन तंत्र। कंप्लीट। 10 में से 8 से 9 क्वेश्चन यहीं से। अब अन्य जितना सिस्टम पढ़ेंगे तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कोर्स कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। अन्य सिस्टम में क्या आ गया? उत्सर्जन, प्रजनन, नहीं, नर्वस सिस्टम, ढेर सारी सिस्टम है। अन्य सिस्टम लिख दीजिए उसके बाद नेक्स्ट में, अन्य सिस्टम, अन्य तंत्र, अन्य तंत्र। एक एक दिन में 2 2 3 3 हो जाए। अन्य तंत्र में एक ही तंत्र ऐसा है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आपके में देखने को आपको मिलता है। कभी कभी रिप्रोडक्शन है तो रिप्रोडक्शन के जो पूछने वाले फैक्ट है वो तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, उसी 5 तथ्यों में से पूछा जाता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टेंशन की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में इस सिस्टम के साथ हमारा बायोलॉजी क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बायोलॉजी के कंप्लीशन के क्रम में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो होता है प्लांट भी। प्लांट का थोड़ा सा मोर्फोलॉजी पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं? और उन सब बिंदुओं को क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है तो लिखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पौधे के अंग, पौधे के अंग, और अन्य में हर छोटा बड़ा सबको इसमें क्या कर देंगे? जैसे प्लांट हार्मोन है, प्लांट हार्मोन क्या क्या होता है बताओ जी? ऑक्सीन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एफसीसिक एसिड है। तो बात समझ में आ गई? ऐसे छोटे छोटे बिंदु को, जैसे कभी इंसेक्टिवोरस प्लांट बता रहे हैं, बातों, ये सब क्या है? ये सब टॉपिक नहीं है, ये सब अन्य छोटे छोटे बिंदु हैं। तो जिसके लिए लास्ट में क्या लिखते हैं? अन्य बातें, बूस्टर फैक्ट। तो लिख देंगे बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट, बूस्टर फैक्ट। क्या क्या आएगा इसमें? ना भी है, लिख दो। जैसे प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन, इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट,
इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आदि। ऐसे छोटे बड़े टॉपिक को हम लोग देखते रहेंगे। यही आपकी रणनीति, ठीक है। कमांड कितना करना है वो बता दिए। साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी आज और कल, ये तो बेसिक कक्षा है। अभी यदि सजीव का लक्षण बताया तो क्या है, बेसिक है। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम न्यूट्रिशन से शुरू कर देंगे, ठीक है कि नहीं। तो पढ़िएगा तो जेहन में भी बहुत सारी बातें रहती है। अब हम लोग इसी क्रम में सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सेल का। पहले सेल देखेंगे, फिर सेल के अंग देखेंगे। देखिए साइटोलॉजी, अब चैप्टर शुरू। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किया कब, 1665। समय हमारे देश में किसका शासन था, औरंगजेब का। जिंदा पीर कहते थे, ठीक है। क्या कहते थे, जिंदा पीर, आलमगीर। ये कोशिका है, क्या है, सब कोशिका है। क्या है, क्या है, सेल है। खोज कौन किया, खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका, डेड सेल, मृत कोशिका मतलब जो सार छाल है, छाल ब्रैकेट में लिखो, छाल, छाल, छाल की खोज किया, छाल की खोज किया। छाल की खोज किया, छाल की खोज किया, याद रखिए। मृत कोशिका छाल की, लेकिन फिर लिखिए, लेकिन सजीव कोशिका की खोज 1674 में, सजीव कोशिका की खोज, लेकिन सजीव कोशिका की खोज 1674 में ह्यून हुक ने, ह्यून हुक ने क्या, सजीव कोशिका खोज किसने किया। यहां भी फंस सकते हैं ना, परीक्षा में आ गया कि किसकी खोजा, सजीव कोशिका की खोज या जीवाणु कोशिका की खोज किसने किया। जीवाणु क्या है, इसलिए लिखा है जीवाणु क्या है, सजीव है, ठीक है कि नहीं। जीवाणु कोशिका की खोज किसने किया, तो ल्यून हुक ने। मृत कोशिका छाल की खोज, छाल बार्क, रॉबर्ट हुक ने। फिर लिख देंगे वहीं पर नोट, ल्यून हुक ने बैक्टीरिया और शैवाल की कोशिका की खोज, की खोज, खोज की। अब इस कोशिका के विषय में दो तीन बातें कभी नहीं भूली। कोशिका के विषय में दो तीन बातें क्या नहीं भूलना है भाई,
नहीं भूलना है। पहला है जीवन की मूल इकाई है, जीवन की मूल इकाई है। हमारा जो जीवन बना है किससे बना है? जैविक प्रक्रम की इकाई है। ये सब वो वर्ड मैं लिखा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में दिए जाते हैं। जैविक प्रक्रम की इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को। ऐसा नहीं मार दो टिश्यू को। या शरीर का जो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, वो क्या है? सेल है। स्ट्रक्चर और फंक्शन का क्या मतलब होता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना है, दिमाग बना है तो क्या उपयोग करते हैं? दिमाग से सांस लेते हैं, दिमाग से दिमाग का उपयोग करते हैं। हमारा फेफड़ा है तो फेफड़ा से हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो जिसका जो संरचना है, जो कोशिका से बना हुआ है, उसका क्या है? एक सर्टेन फंक्शन है। नहीं कहते हैं ना, मस्तिष्क काम करना कम कर दिया है, मेमोरी लॉस होने लगी है, तो पार्किंसन डिजीज होगी, अल्जाइमर हो गया। ठीक है कि नहीं? ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। अल्जाइमर और पार्किंसन का संबंध अब तो हमारी कक्षा जब भी होगी तब आप बायोलॉजी ही सुनेंगे केवल। पार्किंसन और अल्जाइमर बीमारी का संबंध किससे है? पार्किंसन और अल्जाइमर। पार्किंसन, अल्जाइमर, अल्जाइमर, ये दोनों बीमारी का संबंध, ठीक है कि नहीं, किससे है? आमिर खान की एक फिल्म देखे होगे, गजनी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता, क्या कहते हैं उसको? एमनेसिया। तो क्या कहते हैं? एमनेसिया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस मतलब 10 मिनट के लिए भुला जाता है आदमी। ठीक है कि नहीं? हो सकता है कि खुद को ही पहचानना भूल जाओ। अच्छा, मेरा नाम यही है क्या? आदमी भूल जाता है। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखिएगा कि ये दोनों का संबंध किससे है? मस्तिष्क से। कॉपी के ऊपर में लिख सकते हैं, मस्तिष्क से। के सत्र में जो बड़ी चर्चा हो जाए तब आपके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है क्या? अल्जाइमर और पार्किंसन आजकल बूढ़ों में बहुत देखे जाते हैं, लगातार ये चर्चा में रहता है। अब इस कोशिका से सुन लीजिए, अभी मैंने बताया कि संरचनात्मक और एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। खोज कर ही लिए, रॉबर्ट हुक हो ही गया, लीन हुक हो ही गया। बेसिक आपका इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, तो बेसिक आपका क्या हो गया? कोशिका के से क्या बनता है? सेल बनता है। नहीं दिखाता है। कोशिका से क्या बनता है? अंग। अंग से तंत्र, तंत्र से शरीर बनता है। ठीक है कि नहीं? नहीं, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, तो लिख देंगे कोशिका से अंग, कोशिका से अंग नहीं, कोशिका से टिश्यू, कोशिका से टिश्यू, टिश्यू से अंग, अंग से तंत्र, कोशिका से टिश्यू। लिख दो ना। सेल, सेल से क्या बना? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बना? तंत्र, सिस्टम। सिस्टम से क्या बना? बॉडी। बॉडी क्या बना? बॉडी बना, शरीर बना। ठीक है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, शरीर। सब बेसिक चीजें हैं जो कभी कभी पूछा जाता है, आपसे भी मैं पूछूंगा ही। चलिए आगे बढ़िए। अब आइए, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। तो लिखिए पैराग्राफ चेंज। कोशिका के दो भाग होते हैं, मतलब देना।
कोशिका के दो प्रकार। कोशिका के दो प्रकार, ठीक है। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या है? कैरियोटिक। अब इस दोनों के बीच जो अंतर है उस अंतर को देखेंगे। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? एक कोषीय प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब आद्य है, सबसे प्राचीन जब जीव जंतु। लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, ये सबसे पहला लिखिए। एकल गुणसूत्र, एकल गुणसूत्र, सिंगल क्रोमोजोम होता है। सिंगल क्रोमोजोम, पहला यही लिखो, सिंगल क्रोमोजोम होता है। हम भी बताएंगे, नहीं कि और देन वन 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 क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, नहीं है, क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। पॉइंट नंबर 3, इसमें राइबोसोम, राइबोसोम 70 इस तरह के होते हैं। राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण करता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। 70 इस प्रकार के होते हैं। और इसमें राइबोसोम, वेरी गुड, राइबोसोम 80 इस प्रकार के होते हैं। 70 एस और 80 एस होता है। क्लियर? टिक लगा लो दोनों, फिर लिखिएगा। प्रोकैरियोटिक होता है एक कोषीय, ये प्रोकैरियोटिक होता है एक कोषीय और झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं होता। एक कोषीय, एक कोषीय एवं झिल्ली समझते हैं ना, मेम्ब्रेन, झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिका के अंग, कोशिका के अंग, कोशिका के अंग नहीं पाए जाते। में बहुकोषीय, बहुकोषीय मल्टीसेलर और कोशिका के अंग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त, झिल्ली युक्त कोशिका के अंग, कोशिका के अंग पाए जाते हैं। कोशिका के अंग पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उदाहरण लिखो। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण में लिखो, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया या बीजीए। बीजीए मतलब हुआ ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल में लिख देना, यहाँ एग्जाम्पल में साइनोबैक्टीरिया या बीजीए या बीजीए एवं एवं जीवाणु, जीवाणु। ठीक है, अब आइए यूकैरियोटिक में। सारा जंतु पेड़ पौधा, सारा जंतु पेड़ पौधा, सारा जंतु पेड़ पौधा,
लेकिन कौन से ऐसे प्रोकैरियोटिक हैं जो यूकैरियोटिक है? अमीबा और यूग्लिना, वेरी गुड। और अरे वाह, बहुत बढ़िया, नोट में लिखो, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। अमीबा, 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 पैरामीशियम, पैरामीशियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूग्लिना, यूग्लिना और पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हुए भी यूकैरियोटिक बाद, ये सभी, ये सभी क्या है? एक कोषीय, नहीं ऐसे लिख लो, ये सभी एक कोषीय यूकैरियोटिक, एक कोषीय यूकैरियोटिक। अपवाद हुआ नहीं इसका, अपवाद हुआ इसका। अपवाद में किस आधार पे अपवाद है? एक कोषीय होते हुए भी क्या है? यूकैरियोटिक है। तो इसलिए मैंने लिखा है यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, एक कोषीय होते हुए भी यूकैरियोटिक। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब छोटे छोटे तथ्य, और छोटे छोटे तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिए, पहले जो जो किए हैं उन्हीं से मैं पूछना चाहूंगा। कौन किए हैं, हाथ उठाएंगे? 3 किया, 4 किया, 8 किया, 10 किया, क्योंकि नहीं किया, 11 किया। चलो ठीक है, तो लोग तो हाथ उठाए ना कम से कम, एक जी नहीं किए। कौन झंझट। अब देखिए नोट, नोट में लिखिए, नोट में लिखेंगे। सबसे पहला नोट है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी कोशिका से पूछेंगे वही जवाब देगा। विश्व स्तर पे सबसे बड़ी कोशिका, तुम बोलो अंश, सबसे ज्यादा तुम्ही को नंबर आता है अभी जी? कौन कौन और की थी बात? किसी? ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। तो लिखेंगे सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का है, शुतुरमुर्ग लिखो ना। तो बस बोले ही बैठे रहता, शुतुरमुर्ग का अंडा है। गिरजा, तुम क्या है ना, सबसे छोटी कोशिका, विश्व स्तर पे सबसे छोटी कोशिका। राज्य बाबू, राज्य बताओ क्या है? माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। इसे इसे जगत का कार्टून कहा जाता है। इसे जीव जगत का काउंट, इसे जीव जगत का कार्टून कहा जाता है। जगत का कार्टून, कार्टून नहीं सुने हैं कभी? जैसे यहाँ का कार्टून मैं हूँ, हाँ? यहाँ का कार्टून कौन है? तुम लोग। हाँ, इतना महान विचार तुम लोग के जो आए हैं, ठीक है कि नहीं? हम सब, मैं सोचा कि यदि मैं आप लोग को कहूंगा तो दुखी हो जाओगे, हनुमान जी बन जाओगे। नहीं, तो पहले अपने आप को कह दूं, लेकिन समझ में आया कि नहीं, आप सब लोग क्या है? कार्टून है, नमूना। तो क्या हो? नमूना। देखे कार्टून, तुम अपना देखा है चेहरा? देखते हो? बेचारा आरोप लगा रहा है उस पर कि सर विवेक है सर, ठीक है, अपने ही सबसे बड़ा कार्टून है, पीपीएलओ है।
माइकोप्लाज्मा, वो भी लिख लो। जा देखो मुंह से कितना अच्छा शब्द निकल गया, लिख देंगे। इसे पीपीएलओ भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा को। देखो कभी कभी हास परिहास होना चाहिए। देखो अभी कितना अच्छा चीज भुला गए थे, मतलब भुलाते तो नहीं है, सीक्वेंस में नहीं आया था। माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ। अब बताओ कौन है जूलॉजी जी? अब सब जूलॉजी जो सबसे लंबी कोशिका किसकी है? तो जिससे पूछे वही जवाब दे तो मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तुम बताना चाह रहे हो, बताओ। वेरी गुड। तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। कौन ऑनर्स हो? वेरी गुड। देखो तो तुम हो, लिखेंगे। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सेल है। सबसे सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, नर्वस सेल है। इसकी इकाई न्यूरॉन है, इसकी इकाई न्यूरॉन है। और में लिख दो, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई, किडनी की इकाई, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है, किडनी की इकाई, किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। इसे हर संभव स्थिति में याद करके रखेंगे, ठीक है कि नहीं? और और तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो ये तो हुआ ग्लोबल लेवल पर। मानव स्तर पे सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा कौन? तो मानव स्तर पे लिखेंगे तो लिखेंगे मानव स्तर पर, नोट में ही, मानव स्तर पर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे छोटी कोशिका, अंडाणु का संबंध महिला से है, शुक्राणु का संबंध उससे है। चलिए, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सर विश्व में भी सबसे लंबी वही है, और मानव में भी, बिल्कुल मानव में ही तो होता है तंत्रिका कोशिका। नर्वस सिस्टम इकाई न्यूरॉन्स है, वही न्यूरॉन्स, वही तंत्रिका कोशिका आपको आगे बढ़ाता है जीवन। खासकर एक नर्वस सिस्टम का भाग है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हम लोग सेरेब्रम कहते हैं, और वो इंटेलिजेंसिया कंट्रोल करता है। लेकिन मेरा मानना है कि कोई जन्मजात प्रतिभाशाली नहीं होता है, कुछ को छोड़ करके। आप जितना पढ़िएगा, जितना सीखिएगा, जितना ऑब्जर्वेशन कीजिएगा। भी मैंने एक डायलॉग दिया, वैज्ञानिक मत बनो लेकिन प्रयोग करो, एजम्पशन मत करो, नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, विश्लेषण पर ज्यादा बल दो। तथ्यों को मीमांसा नहीं करना है, तथ्यों का थोड़ा सा खोज करना है, अन्वेषण करना है। मीमांसा नहीं कि उसका छिद्र अन्वेषण कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तथ्य। तथ्य देख रहे हैं ना, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। अभी नहीं कि पीपीएलओ के पीछे सर पीपीएलओ केहन होइ छै, ये क्या हो गया? छिद्र अन्वेषण सबसे छोटा क्या है, क्या है, ठीक है? कैसी होती है ये क्या देखना है? बात समझ में आ गई? तो अन्वेषण नहीं करना है, मतलब तथ्यों को, तो महत्वपूर्ण तथ्य सामयिक प्रासंगिक याद करके, जैसे अंडाणु, शुक्राणु तथ्य है, याद रखें। संबंध किससे है उसको याद करके रख लें। सबसे लंबी कोशिका शरीर की कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, उसको याद करके रख लेना है। यही ना आपको विश्व स्तर पे कोशिका के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें थी। अब लिखेंगे इसी में, नोट में ही, अभी भूलेंगे नहीं। कोशिका के द्रव पदार्थ को
क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के द्रव्य पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं, जबकि केंद्रक के द्रव्य पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक और प्लाज्म होता है, वेरी गुड, प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्म को याद रखिएगा, ये तीनों पदार्थ को याद रखिएगा, तीनों प्लाज्म को याद रखिएगा, हम पूछेंगे परीक्षा में। तो प्लाज्म क्या है? सबसे पहला किसमें पाया जाता है? कोशिका। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, नाम से स्पष्ट है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के द्रव पदार्थ को, तो न्यूक्लियस के द्रव पदार्थ को, न्यूक्लियस के द्रव्य पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब आ जाइए एक और, प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों को मिला दिए, ये दोनों मिलके क्या बना दिया? प्रोटोप्लाज्म। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ लिख देंगे, ये दोनों मिलकर प्रोटोप्लाज्म है, जिसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, इसे जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या? नोट नंबर 5, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन, स्लाइडेन। क्या जी, सरस्वती पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? वाले को बयाना होना दिए कि नहीं? क्या नहीं ना कि पूरा लास्ट में जा असल काम ही खत्म। हाँ, तो पहला काम यही होता है कि उसको, हाँ ठीक है, हाँ, इतना बड़ा मूर्ति नहीं ले आना कि उठाने में जो है सो सबका पसीना छूट जाए। सब ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हाँ, स्लाइडन एंड स्वान। तो क्या करोगी सरस्वती पूजा? बेल छिलोगी, गाजर तो का फिक्स है। जैसे स्कूल में पहले होता था कोई फंक्शन, तो लड़कियों का काम, लड़का सब अपना काम करता था। ये जेंडर क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव इसको। लैंगिक, लड़की को क्या काम दिया जाता था? तो लड़की का काम एक ही होता था, लड़की खड़ी हो जाती थी, अतिथि आते थे, मारो देश पधारो, मारो देश मारो अतिथि आवो हो, मारो अतिथि आवो हो। मतलब हर जगह का अलग अलग गीत शुरू हो जाता था। इस तरह से सरस्वती पूजा में मैं विगत 24 साल से यहाँ देखता हूँ, लड़कियों का एक ही काम होता है, गाजर काटना, ऑलरेडी कटा हुआ है। पेड़ काटना, वो तो ऑलरेडी कटा ही हुआ रहता है। छोटा छोटा पेड़ सबको एक ठो देना है, तो काटना क्या है उसमें? ठीक है कि नहीं? तो आशा है कि समझ में आ रही होगी। इन सब लोग उपवास पे रहेंगे। कैसी पे रहेंगे? उपवास पे। हाँ, पूजा अच्छे से करना मेन काम क्या है? सरस्वती की पूजा, ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं कि दूसरे सरस्वती का पूजा करने लगे, ठीक है? लक्ष्मी पूजा उस दिन नहीं करनी है, उस दिन सरस्वती पूजा करनी है। अरे मेरा विद्यार्थी समझाना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए। उस दिन, हाँ, वो तो अपना हाथ प्रयास है, स्नान करके आना है। हाँ 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 हाँ। और ये मैं किसी के लिए कह नहीं रहा हूँ, ये आपके लिए स्पेशली है। और आपके लिए हम गिरजा बाबू को फिक्स कर दिए हैं कि सूंघना, ये आएगा जब तो सूंघना। नहाया कि नहीं नहाया? ठीक है, चलो, कोई ऐसी लड़की नहीं ना कि 1 महीना से नहीं नहाई है, सब लोग ना। लड़का में एक तो यही बच गया, चारा भी है अपने आप को। सर कितना दिन हो गया? 2 दिन में आज आजकल नहा लेते हो। लिखेंगे कोशिका का सिद्धांत, उसका सिद्धांत सेलिडन एंड स्वान ने दिया, जबकि आधुनिक कोशिका का सिद्धांत बिरचॉफ ने दिया।
पिस्चॉफ ने दिया आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, पिस्चॉफ ने दिया। आधुनिक कोशिका का सिद्धांत, और भूलिएगा नहीं कि कौन जो है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वेरी गुड, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। कौन? वायरस। गप मत कीजिए, क्या नहीं करना है? गप नहीं। उसका सिद्धांत किसने दिया था बाबू? स्लाइडेन एंड स्वान। और आधुनिक कौन दिया था? आधुनिक सेल थ्योरी कौन दिया? पिस्चॉफ ने दिया। रुडोल्फ बिस्चॉफ, याद आया, उसका नाम था रुडोल्फ बिस्चॉफ। दादा के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि दोनों भुला गए, नहीं। स्लाइडेन एंड स्वान ही अपने आप में क्या है? उसका भी नाम है तो डबल नाम है, इतना टेंशन क्यों लोगे? स्लाइडेन एंड और स्वान, तो भी याद रह जाए जैसे भी हो। तो ये आपका कोशिका का प्रारंभिक परिचय है। ये क्या है? कोशिका का ये प्रारंभिक परिचय है। इसके बाद शुरू होता है कोशिका की संरचना। वर्ड को बंद